If the angle of elevation if the angle of elevation of a cloud from a point H, in बेटा यहाँ पर देखिए the angle of elevation of a cloud, the angle of elevation of a cloud from a point H meters above a lake, from a point H meters from a point H meters above a lake is alpha and the angle of depression of its reflection in the lake of its reflection in the lake ये जीडी गोयन का में भी आ चुका है। तुमने पूछा था ये मैं उधर जवाब दे पता ही नहीं आजकल मास इसलिए सब लगाते हैं नहीं होगा। And the angle of depression of its reflection in the lake from the same point is beta. From the same point is beta. From the same point is beta, comma, prove that the height of the cloud is prove that the height of the cloud is h by कितने tan beta plus tan alpha upon tan beta minus tan alpha. Tan beta plus tan alpha upon tan beta minus tan alpha. क्वेश्चन देखिएगा, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर्स अबव अ लेक, एक लेक है, उस लेक के h मीटर ऊपर की बात करते हैं, तो इधर ना इस क्वेश्चन का डायग्राम इधर बना रहा हूँ। गिव द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर्स अबव अ लेक। ये लेक की सरफेस हो गई, ये तो लेक की सरफेस हो गई, और उसमें हम ये बोल रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर्स अबव अ लेक, लेक से h मीटर ऊपर, लेक से h मीटर ऊपर हम चले पहले तो, और फिर यहां से हमने क्लाउड को देखा। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर्स अबव अ लेक, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन एक क्लाउड का, ये पानी का सरफेस है, ठीक है, ये लेक का सरफेस हो गया, इससे h मीटर ऊपर एक पॉइंट है, यहां से एक क्लाउड को देखते हैं, इधर क्लाउड है, इस पॉइंट को सी बोल दो। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन इसका दे रखा है अल्फा, पहली चीज तो ये। अच्छा,
and the angle of depression of its reflection in the lake from the same point is beta. From the same point मतलब इस point से जो इसका क्लाउड का जो इमेज बनेगी, जो इसका रिफ्लेक्शन बनेगा, तो वो जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन वो बीटा है। अब आप ये देखो क्या होता है कि अगर मैं लेक की बात करता हूँ, तो लेक जो है, लेक जनरली लेक में स्टिल वाटर होता है, लेक में मूव नहीं करता वाटर, वो स्टिल होता है, रुका हुआ शांत पानी होता है। तो वो जो शांत पानी होता है, स्टिल वाटर होता है, दैट बिहेव्स लाइक अ प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी ये होती है कि जितना आगे ऑब्जेक्ट होगा, इमेज भी उसके जस्ट उतना ही पीछे बनेगी। तो आप ये देखो, यहाँ से एक डिस्टेंस तो ये हो गया, इसको बोल दीजिए ए, इसको बी, ये सी, इस पॉइंट को बोल दो, ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा, इसको बोल दीजिए डी, ये भी 90 डिग्री का एंगल। तो जितनी ये लेंथ है, हाँ दोबारा देखो, मैंने कहा है कि ये लेक की सरफेस है, पानी की सरफेस है, पानी की सरफेस से h मीटर ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से एक क्लाउड को मैं देखता हूँ, क्लाउड है यहाँ पर, तो जो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो बनेगा अल्फा। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन से बनता है, ठीक है, तो ये बन गया अल्फा। फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द क्लाउड्स रिफ्लेक्शन, क्लाउड के रिफ्लेक्शन का एंगल ऑफ डिप्रेशन इस पॉइंट से बनेगा बीटा। तो जितना ऊपर है ना क्लाउड, उतना ही पानी के नीचे जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन उतना ही नीचे जाएगा। सर पॉइंट से क्लाउड को देखा, अल्फा एंगल है, उसके बाद इमेज तो उतना पानी के अंदर दिखाई देती है ना, रिफ्लेक्शन जो होगा, जैसे मान लो हम शीशे में अपना चेहरा देखते हैं, तो हम शीशे से जितना दूर खड़े हैं, हमारी इमेज उतना ही तो पीछे बनेगी उसमें। अब ये क्लाउड का रिफ्लेक्शन हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक वाला ये एंगल है बीटा, ये एंगल है बीटा। मुझे लगता है समझ गए होंगे अब शायद, बताओ क्लियर है? नहीं समझे? आप ये देखो कि एक लेक है, लेक से h मीटर ऊपर एक पॉइंट लिया हमने, इस पॉइंट से क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन तो है अल्फा, इसी पॉइंट से क्लाउड की जो इमेज बन रही है ना लेक के अंदर, इसी पॉइंट से उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है बीटा। अब समझ में आ गया होगा शायद? तो अल्फा क्लियर, बीटा क्लियर, और ये हाइट है उस पॉइंट की जिस पॉइंट से हमने ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। उसके बाद देखिएगा, that the height of the cloud is, क्लाउड की हाइट, तो क्लाउड की हाइट जो है ना वो क्या होगी, क्लाउड की हाइट हमेशा लेक से ही तो निकाली जाएगी, है ना, कि लेक जो है इसके सरफेस से क्लाउड की हाइट निकालनी है, मुझे वो हाइट निकालनी है। मैंने बोला ए बी सी डी, इस पॉइंट को बोलिएगा ई और इस पॉइंट को बोलिएगा एफ। अब मैंने कहा ये वाला जो है ये एच हो गया और ये सी डी को एक्स मान लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए बी उस पॉइंट की हाइट है जिस पॉइंट से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं क्लाउड को और क्लाउड के रिफ्लेक्शन। ये कोई पॉइंट है, समझ लो कि इसके ऊपर एक छोटा सा कोई ब्रिज बना रखा है, उस ब्रिज की हाइट बस ये समझ लीजिए, और वहां पर खड़े होके मैं एक बार तो क्लाउड को देख रहा हूँ और एक बार उसी पॉइंट से मैं क्लाउड की इमेज को, ये समझ गए? पूरा सी एफ निकालना है, ये बेटा क्लाउड की हाइट निकालनी है सी ई, तो क्लाउड की हाइट लेक के ऊपर से तो निकाली जाएगी, है ना, तो सी ई निकालना। तो हम यहाँ पर कहेंगे इसके सॉल्यूशन में, देखिएगा let CD is equal to x, let CD is equal to x, and we have to calculate let CD is equal to x, and we have to calculate CE। और CE का मतलब क्या हो गया, जब ये h है तो बेटा ये भी h ही होगा, तो CE मतलब मुझे x plus h कैलकुलेट करना है, मुझे ये कैलकुलेट करना है x plus h, और करना क्या है, ये बताना है कि ये इसके बराबर है। मेरी बात समझ में आ गई? हाँ, अब जरा देखो, अब क्या करेंगे, अब मुझे ये देखना है कि राइट ट्रायंगल कहाँ कहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है, और राइट ट्रायंगल में भी मुझे चाहिए क्या क्या वो देख लो। आप ये देखो, मुझे जो प्रूव करना है उसमें tan बीटा चाहिए, tan अल्फा, tan बीटा, tan अल्फा, ये तो चाहिए। h यहाँ पर दे रखा है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की हाइट है,
तो सबसे पहले tan बीटा और tan अल्फा निकाल लो, tan बीटा और tan अल्फा निकाल लीजिए सबसे पहले। तो अब क्या करना है, tan बीटा कैसे निकलेगा, ये वाला जो ट्राइंगल है एफ डी बी इसमें लाई कर रहा है बीटा, तो tan बीटा क्या होगा, आप ये देखो जब ये x प्लस एच है पूरा का पूरा, तो ये भी तो x प्लस एच होगा। tan बीटा क्या, tan बीटा निकालेंगे, तो tan बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये समझे, उधर आ गया है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, तो tan बीटा हो जाएगा एफ डी अपॉन बी डी, एफ डी अपॉन बी डी implies that tan beta is equal to FD कितना है, FD क्या हो जाएगा x plus h ये plus h यानी कि x plus 2h, x plus 2h अपॉन bd, ये हो गया tan बीटा। tan बीटा के बाद में फिर मैं क्या करूंगा, अब मैं tan अल्फा निकालूंगा, तो इधर निकाल लेता हूँ tan अल्फा। tan अल्फा देखिए ये क्या हो जाएगा CD अपॉन BD, CD अपॉन BD, तो tan अल्फा कितना हो गया x अपॉन BD, x अपॉन BD कितना हो गया, यहाँ तक तो समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा अब क्या करिए, tan बीटा आ गया tan अल्फा आ गया, अब मैं ये कहूंगा कि अब मैं ये वैल्यू ना पूरी की पूरी कैलकुलेट करूँ, दोबारा बोलो क्या, h इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो अब मैं ये कैलकुलेट करूंगा ना, वो लेट अस कैलकुलेट h, ब्रैकेट में मेंशन करिए tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, ठीक है। चलिए जी ये हो गया h, अब tan बीटा प्लस tan अल्फा लिखो जरा न्यूमरेटर में, ये जो है मेरे को ये प्रूव करना है कि हाइट ऑफ द क्लाउड इतनी है, तो इसको कैलकुलेट कर दो, अगर ये हाइट ऑफ द क्लाउड के बराबर आ जाए तो हो गया प्रूफ। भाई चाहे तो LHS इज इक्वल टू RHS करो या RHS इज इक्वल टू LHS करो, हाइट ऑफ द क्लाउड क्या है वो मैं देख चुका हूँ, हाइट ऑफ द क्लाउड क्या है x प्लस एच, अगर इसको कैलकुलेट करके x प्लस एच के बराबर आ जाए तो हो गया काम, समझ रहे हैं। तो ये h इंटू tan बीटा प्लस tan अल्फा, तो tan बीटा कितना है x प्लस 2h अपॉन bd, x प्लस 2h अपॉन bd प्लस tan अल्फा कितना है x अपॉन bd, एक चीज तो ये हो गई। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं, tan बीटा x प्लस 2h अपॉन bd माइनस tan अल्फा x अपॉन bd, चलिए जी ये हो गया इज इक्वल टू h, अब न्यूमरेटर में देखो bd और bd कॉमन डिनोमिनेटर है, तो x प्लस 2h सीधा सीधा x में ऐड हो जाएगा। सर ये क्वेश्चन आ सकता है, आ तो नहीं सकता, फिर भी बता रहा हूँ, 2x प्लस 2h अपॉन bd, ये समझ में आ गया, न्यूमरेटर में 2x प्लस 2h अपॉन bd, ठीक है, डिनोमिनेटर में x प्लस 2h माइनस x अपॉन bd, x से x कैंसिल आउट हो गया। मैं ये जानता हूँ जब न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर सेम होता है तो वो कट जाते हैं, तो bd से bd कट गया, जब न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जब ये दोनों सेम होते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो कैंसिल आउट हो गया। अब ऊपर क्या बचा 2x प्लस 2h, आप क्या करो 2 ले लो कॉमन, 2 कॉमन ले लिया, h बाहर था ही 2h, ब्रैकेट में क्या बचा x प्लस h, डिनोमिनेटर में क्या बचा केवल 2h, 2h से 2h कट गया इज इक्वल टू x प्लस h इज इक्वल टू हाइट ऑफ क्लाउड, हेंस प्रूफ। मुझे यही तो निकालना था, वी हैव टू कैलकुलेट CE यानी कि हाइट ऑफ क्लाउड x प्लस h, और हाइट ऑफ क्लाउड इसके बराबर आनी चाहिए थी, इसको सॉल्व करा हाइट ऑफ क्लाउड के बराबर आ गया, हो गया प्रूफ, समझ गए, ठीक है। तो सारी की सारी कहानी, क्वेश्चन मुश्किल कुछ नहीं है, पहली चीज ये बेसिक का तो देखो आएगा नहीं, एडवांस में भी मुझे नहीं लगता कि आएगा, लेकिन फिर भी अगर करना है मान लो ये क्वेश्चन,
तो सीधा सीधा ये है कि आप बस ये देखेंगे कि जब भी कोई ऐसा बड़ा एक्सप्रेशन दे रखा हो ना जिसमें sec अल्फा tan अल्फा ये सब दे रखा हो, सबकी वैल्यू निकालो, वैल्यू डाल दो इसमें, ठीक है, जो चीज पूछी जा रही है वो अपने आप प्रूव हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन देखने में जितने खतरनाक लगते हैं ना, एक तो क्या है, हम अल्फा बीटा देखते ही हमारे दिमाग में आ जाता है पता नहीं क्या पूछ लिया आपने, तो और डर लगने लगता है। डायग्राम अब तो समझ गए, है ना? चलिए जी, हाँ बेटा क्लियर है, आस्था, देवशी, कृष्णांशी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कृष्णांशी दोबारा बताना है। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लो। देखो यहाँ पर ये दे रखा था कि एक लेक है, उस लेक से h मीटर ऊपर, उस लेक से h मीटर ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से एक क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन है अल्फा, ठीक है, उसी पॉइंट से क्लाउड का जो इमेज बन रहा है लेक के अंदर, पानी के अंदर जो इमेज बन रहा है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है थीटा, ये दे रखा है। तो अब इसमें आप ये देखिएगा कि वो पूछ रहे हैं कि हाइट ऑफ क्लाउड यहाँ से लेकर और यहाँ तक, हाइट ऑफ क्लाउड जो है वो आपको प्रूव करनी है इस टर्म के बराबर। इस टर्म में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एक तो tan बीटा और एक tan अल्फा मुझे निकालना होगा, ठीक है, कोई नई चीज नहीं है। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में मुझे साइन और कॉस से ज्यादा मतलब नहीं है, मैंने tan ही tan निकाला है पूरे चैप्टर में, और कुछ निकाला ही नहीं। तो आप tan बीटा निकाल लेंगे कैसे, ये tan बीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हो गया एफ डी अपॉन बी डी, एफ डी क्या है एक्स प्लस एच यानी कि एक्स प्लस टू एच हो गया। तो आप ये देखिए tan बी डी हो गया एक्स प्लस टू एच अपॉन बी डी। इसी तरह से tan अल्फा निकाला तो tan अल्फा क्या हो जाएगा सी डी अपॉन बी डी, सी डी क्या है एक्स और बी डी क्या है बी डी, बी डी तो बी डी, तो एक्स अपॉन बी डी हो गया। अब ये जो वैल्यू जो रखी है ना ये हाइट ऑफ क्लाउड ये है, इसको एक बार प्रूव करो, इसमें डाल दो सब कुछ, h tan बीटा की जगह x प्लस 2h अपॉन bd, tan अल्फा की जगह x अपॉन bd, डिनोमिनेटर में tan बीटा माइनस tan अल्फा है तो x प्लस 2h अपॉन bd माइनस x अपॉन bd, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है bd bd, तो ऐड कर देंगे x प्लस 2h प्लस x क्या हो जाएगा 2x प्लस 2h अपॉन bd, समझ रहे, डिनोमिनेटर में ये bd हो गया और x प्लस 2h माइनस x, तो x से x कर दिया केवल 2h बचा, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर भी bd है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी bd है, ये जब दोनों सेम होते हैं तो कट जाते हैं, कट गया। अब ऊपर 2x प्लस 2h है तो 2 कॉमन ले लिया, तो ये बचा 2 इंटू एच, 2h इंटू एक्स प्लस एच, और अपॉन में 2h है, 2h से 2h कट गया, एक्स प्लस एच, और एक्स प्लस एच क्या है, एक्स प्लस एच ही तो हाइट ऑफ क्लाउड है, ठीक है, यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है। अच्छा जी, कौन सा 8, चलो चलिए जी क्वेश्चन नोट करते हैं। ये क्वेश्चन नोट करिएगा, ये है द साइड्स AB एंड AC एंड द पेरीमीटर sides AB and AC and the sides AB and AC and the perimeter P1 of triangle ABC are respectively
are respectively 3 times the corresponding sides are respectively 3 times the corresponding sides are respectively 3 times the corresponding sides DE and DF DE and DF are 3 times are respectively 3 times the corresponding sides DE and DF and the perimeter P2 of triangle DEF and the perimeter P2 of triangle DEF. Full stop. Are the two triangles similar? Are the two triangles similar? यस या नो बताना है। उसके बाद उन्होंने बोला इफ यस फाइंड एरिया रेशियो हमारे सिलेबस से कर चुका है तो एरिया नहीं बता रहा। ठीक है, हाँ 2 नंबर का 2 नंबर का 2012 का है तो 9 साल पुराना है, तो इसलिए वो अभी हमारे काम का नहीं है क्योंकि एरिया रेशियो भी पूछा जा रहा है, लेकिन ये चीज हमारे काम की है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या करेंगे, इन्होंने बोला था साइड ए बी, एक तो ट्रायंगल एबीसी दे रखा है, एक ट्रायंगल डीईएफ दे रखा है। तो पहले देखिएगा एक ट्रायंगल है एबीसी और एक ट्रायंगल है डीईएफ। बना लो यहाँ पर, एक तो ट्रायंगल हो गया एबीसी, ये नहीं कटा हुआ एरिया रेशियो तो हट गया बेटा, गलत है, एरिया रेशियो हट चुका है, एरिया रेशियो तुरंत तो हट चुकी है, सबको पता होगा, वो गलत दे रखा है उसमें। कौन सी वाली है? शिवदास तो लेटेस्ट तो नहीं है कि एरिया रेशियो तो हट चुका है। सर इसका प्रूफ पता है? हाँ प्रूफ पता है? एरिया रेशियो थ्योरम है कि नहीं भाई, करनी ही नहीं, एरिया रेशियो थ्योरम नहीं करनी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एरिया रेशियो थ्योरम आप खुद बता दीजिए, किसी के भी स्कूल में भी हुई है, किसी के स्कूल में भी नहीं कराई गई होगी, अगर होता तो कहीं ना कहीं से तो पता चलता है, नहीं है वो हट गई। एक बार ना अंततः चेक कर लेना, लेकिन फिर भी वेरीफाई कर लेना, लेकिन मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि वो हट चुका है एरिया रेशियो, क्योंकि एरिया रेशियो थ्योरम तो पूरे साल में 2-2 3-3 बार कर लिया हमने, ट्रायंगल एक बार भी नहीं कराया हमने, वो इसीलिए नहीं कराया क्योंकि हट चुका है। अब जरा देखिएगा, फिर भी देख लूंगा कि इसी में से ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ। अब आप देखिएगा द साइड्स एबी एंड एसी आर द पेरीमीटर P1 ऑफ ट्रायंगल एबीसी और रिस्पेक्टिवली 3 टाइम्स, यानी कि जो साइड एबी है गिवन एबी जो है वो डीई की 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स ऑफ डीई। इसी तरह से जो एसी है वो डीएफ की 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स ऑफ डीएफ। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, एबी डीई की 3 टाइम्स है, एसी डीएफ की 3 टाइम्स है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब इन्होंने बोला कि इसका पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर एबीसी का वो डीईएफ के पेरीमीटर का 3 टाइम्स है, एंड P1 is 3 times perimeter of P2। तो जरा देखिएगा P1 क्या है, P1 है AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC, और P2 क्या है, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, DE प्लस EF प्लस DF। ये हो गया। ये करने के बाद ये पहले वाला क्वेश्चन का ये मिटा रहा हूँ क्वेश्चन। अब देखिएगा, अब जो वैल्यूज है ना, अब जो वैल्यूज है ना वो रख रहा हूँ। AB की वैल्यू है 3 टाइम्स ऑफ DE, तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ 3 टाइम्स ऑफ DE। AB की जगह मैं रख रहा हूँ 3 DE।
प्लस BC की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो BC को मैं BC ही लिख रहा हूँ बस, और AC की जगह मैं लिख रहा हूँ 3DF इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड को मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ, तो 3DE प्लस 3EF प्लस 3DF। मैंने यहाँ पर लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब मैंने ये AB की जगह 3DE लिखा है इक्वेशन नंबर 1 को यूज करते हुए, AC की जगह 3DF लिखा है मैंने इक्वेशन नंबर 2 को यूज करते हुए। अब देखिए 3DE से 3DE कट गया, 3DF से 3DF कट गया, तो यहाँ से अब क्या बचा, BC इज इक्वल टू 3EF, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, आप ये देखिएगा इक्वेशन 1 यहाँ से AB इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ DE, आप क्या करो DE को नीचे ले आओ इसके, तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू क्या हो गया 1/3। इक्वेशन 2 देखिएगा AC इज इक्वल टू 3DF, DF को नीचे ले आओ, AC अपॉन DF इज इक्वल टू 1/3। इक्वेशन नंबर 3 में आप EF को नीचे ले आओ, तो BC अपॉन EF इज इक्वल टू 1/3। अब आप ये देखेंगे AB अपॉन DE, AB अपॉन DE वो भी 1/3 के बराबर, AC अपॉन DF ये भी 1/3 के बराबर, और BC अपॉन EF ये भी 1/3 के बराबर। तो तीनों साइड्स का रेशो इक्वल हो गया, तो क्या बोलेंगे ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, तीनों साइड्स का रेशो सिमिलर हो गया, रेशो इक्वल हो गया, तो भाई ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है ना, बाई एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया by triple S similarity criteria, triangle ABC is similar to triangle DEF। एक तो ये चीज इन्होंने पूछी थी कि क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये 2012 के पेपर का है, 2012 के पेपर का है, तब 2 नंबर की वेटेज थी, हो सकता है ये 3 नंबर की वेटेज में हो। ठीक है, चलिए, तो आप ये देखिएगा कि ये हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, उसके बाद आप ये देखिएगा एक चीज इन्होंने और पूछी है, ठीक, तो ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि एरिया रेशो थ्योरम में हमें कोई आफत हो, अगर वो करना है तो वो भी कर सकते हैं, देखिए उसमें कुछ भी नहीं, एक ही स्टेप में हो जाएगा वो भी। अगर हम एरिया का रेशो निकालते हैं ना दो सिमिलर ट्रायंगल्स का, तो वो क्या होता है साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है बस, ठीक है ना, ये मैं लिख देता हूँ इधर, एरिया रेशो थ्योरम। अगर मान लो ऐसा भी है कि इस थ्योरम का सिर्फ प्रूफ हटा है, अगर इसका सिर्फ प्रूफ हटा लेकिन ये थ्योरम करनी है तो कुछ है नहीं इसमें, देखो क्या है, दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गए, तो ट्रायंगल एबीसी कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, मैं तो तुम्हारा मन रखने के लिए बता रहा हूँ कि इसमें कोई ऐसी चीज है नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, ये क्या होता है जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती है ना उनके रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो कितना आ रहा है 1/3, तो आप कुछ भी लिख दो इसमें, इज इक्वल टू ये होता है AB अपॉन DE का स्क्वायर, या फिर AC अपॉन DF का स्क्वायर, या फिर BC अपॉन EF का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब आप ये समझिएगा कि तीनों में से कोई भी रेशो लो, और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो रेशो तो इक्वल होगा ही होगा। ये क्या हो गया 1/3 का होल स्क्वायर, ये हो गया 1/9, बस इतना है। जो रेशो आपको दे रखा होगा ना उस रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है एरिया का रेशो, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, हालांकि सिलेबस में से हट चुका है ये। सर
अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन पता नहीं मैंने देखा है कहीं, ठीक है। हाइट्स एंड डिस्टेंस अभी बता। वैसे क्वेश्चन अच्छा था ये वाला, सिमिलरिटी वाला अच्छा था क्वेश्चन। अब क्या हो गया? हाँ, च्युइंगम जोर जोर से चबा रहा है। मतलब ऐसे ही हो रहा है, मतलब मुंह पे ऐसे बार बार करके। भाई डराओ मत। मेरा दिल बैठ जाता है। What will happen if चलिए क्वेश्चन नोट करिएगा। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन the angles of elevation of the top of the tower from 2 points. The angles of elevation of the angles of elevation of the top of the tower from 2 points P and Q, from 2 points P and Q at distances of at distances of A and at distances of A and B respectively, from the base A and B respectively from the base and in the same straight line with it are complementary. Same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is prove that the height of the tower is under root AB. Prove that the height of the tower is under root AB. The angles of elevation of the top of the tower from 2 points P and Q at distances of A and B respectively from the base and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is under root AB. ठीक है, तो कोई एक टॉवर है, ये एक कोई टॉवर है, तो टॉवर कहीं जमीन पर नहीं होगा। ये टॉवर हो गया, टॉवर की हाइट हो गई एच, ये भी टॉवर है। अब इन्होंने बोला था एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम 2 पॉइंट्स P and Q। तो एक पॉइंट तो ये हो गया P, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये है थीटा, और एक दूसरा पॉइंट है यहाँ पर एंगल बन रहा है, इसको बोल दीजिए Q। यहाँ पर एंगल बन रहा है 90 माइनस थीटा, है ना।
90 माइनस थीटा ये क्यों? क्योंकि कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं दे रखा, वो भी हट गया। आपने डाउट नहीं किया था। हाँ हाँ बता दो था ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, सिलेबस में से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हट चुका है, लेकिन फिर भी देख लीजिए एक ही चीज होती है बस, tan 90 माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है। तो आप देखो इन्होंने ये बोला कि दो एंगल्स हैं इन द सेम स्ट्रेट लाइन, वो कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि जहां पर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो जाता है, तो अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा होगा, समझ गए? तभी तो दोनों का सम 90 होगा, ठीक। तो एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब आप देखिएगा कि मुझे हाइट ऑफ द टॉवर निकालना है, कुछ भी निकालना हो हाइट्स एंड डिस्टेंस वाले में सबसे पहले तो ये देखना होता है कि कौन कौन से राइट ट्रायंगल हैं। दो राइट ट्रायंगल होते हैं या तीन राइट ट्रायंगल होते हैं जितने भी होते हैं उन सब में tan थीटा निकाल दो बस, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा क्या करना है, ठीक है। निकालना क्या है? हाइट ऑफ द टॉवर। तो अब आप क्या करो, इन ट्रायंगल ABP, ABP न्यूज आप बहुत न्यूज देख रहे हो रोज न्यूज देखता है, न्यूज देखता है बस ये कि हे भगवान कैसे भी करके पेपर कैंसिल हो जाए, पोस्टपोन हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाए। सर ये मैं अपने अकेले के लिए तो थोड़ी करता हूँ। हाँ सबके लिए, सबका विकास, सबका साथ, सर सबका पेपर विकास। कैंसिल हुए तो रिपोर्ट के बेसिस पे होगा। कुछ ना कुछ होगा, पता नहीं, मुझे लक्षण कुछ ठीक नजर आ नहीं रहे, मुझे लग रहा है पेपर कि कैंसिल गड़बड़ नहीं होगा। होगा। सर पोस्टपोन हो सर जाएगा। इन्हें जो करना है वो 6 महीने पहले कर दो। पिछली बार तो एक एक एग्जाम हुआ था ऐसे कैंसिल ना, एक एक एग्जाम कैंसिल हुआ था। मुझे तो दो तीन ऑप्शन, मुझे तो दो तीन ऑप्शन नजर आते हैं। पहला पहला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन जो बिल्कुल बेकार मैं रुक ऑप्शन जा भैया, है सुन लो। कि शायद पहला ऑप्शन तो बिल्कुल अरे भाई। चलिए सर सर बताओ बताओ सर। बताओ। सर तो बता पाएंगे सर, tan थीटा जो है, tan थीटा होगा AB/BP। tan थीटा कितना हो जाएगा? H/BP। tan थीटा कितना हो गया? H/BP। अच्छा, तो एक तो ये चीज हो गई, उसके बाद देखेंगे दूसरा कि अगर मैं यहाँ पर बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूं, इन ट्रायंगल ABQ, इन ट्रायंगल ABQ, इसमें मैं tan ना निकाल के cot निकालूंगा। cot 90 माइनस थीटा क्या हो गया? AB/BQ। अब मैं सॉरी BQ अपॉन BQ अपॉन AB। अच्छा, मैं cot 90 माइनस थीटा क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि cot का मतलब क्या हो गया? cot 90 माइनस थीटा ना tan थीटा होता है, ठीक है। तो ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू ये जो BQ है, लिख लीजिए यहाँ पर BQ, और जो AB है, AB तो मुझे निकालना है, हाइट ऑफ द टावर है। ये हो गया, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। दोनों ही इक्वेशन से मैंने क्या कैलकुलेट करा? मैंने tan थीटा कैलकुलेट करा, तो मैं इक्वेट कर दूंगा, इक्वेटिंग 1 एंड 2। इक्वेटिंग 1 एंड 2, तो ये हो गया H/BP इक्वल टू BQ/H। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा H² इक्वल टू BP इंटू BQ। ये हो गया। अच्छा, एक चीज और इन्होंने दी थी, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम 2 पॉइंट्स P and Q एट डिस्टेंसेस ऑफ A and B रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द बेस, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री। तो यानी कि ये जो पहले वाला डिस्टेंस है ये तो बेस से A की दूरी पर है, स्मॉल a की, और जो दूसरे वाला डिस्टेंस है ये स्मॉल b की दूरी पर है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? BP को तो लिख देंगे A,
और जो बी क्यू है, बी क्यू को क्या लिख देंगे, बी। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो गया। तो एच की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट ए बी। यही प्रूव करना था हमें। बताइए जी, क्लियर है? Yes, sir. और कौन सा पूछते थे? ये सारी कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हट गया है। अब जो भी, जैसे अभी इससे पहले वाला भी पूछा था, तो वो वाला इनके प्री बोर्ड में आया, इनके में भी आया, पता नहीं चल क्या रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री वैसे हट चुका है, ऐसे ये एरिया रेशियो थ्योरम है, ये हट चुका है। Sir, जो पहला वाला क्वेश्चन बता रहा था, सर रिपोर्ट में tan बीटा माइनस tan बीटा न्यूमरेटर में था और रिपोर्ट 3 में ऑपोजिट। चलो जो भी है, और मतलब सर कुल मिलाकर समझ में आ गया ना। बस सर साइंस में मेटल एंड नॉन मेटल में से कोरोजन हट गया ना, हाँ, corrosion और वही चैप्टर 1 में आ रहा है। भाई पता नहीं बात क्या क्या कर रही है। बता रहा हूँ, चिल्ला रहा नहीं है। समझ में आ गया? सर आप पहले अपनी बात कंप्लीट करो। अरे मेरी बात कुछ नहीं है। सर मैं वो तुम्हारी बातें शुरू हो जाए, वो खतरनाक तरीके से चिंगम चबा रहा है ना, मेटल की टकराने की आवाजें आ रही हैं। सही में सर बहुत हाँ, कौन सा था? The angles of a triangle are in AB, the least being half the greatest from the angles. Question note करो। The angles of a triangle are in AB. The angles of a triangle are in AB. अरे भाई शांत हो जाओ, ये वाला क्वेश्चन करूंगा फिर मैं बताऊंगा, कुछ लेटेस्ट बताना है। तो मुझे लग रहा है आप में से ज्यादातर बच्चों को पता होगा। सर मैंने बताऊं तो The angles of a triangle are in AB, the least being half the greatest. The least being half the greatest. Full stop. Find the angles. अब एक चीज है, जब तीन एंगल होते हैं ना ट्राइंगल में, तो तीनों एंगल को, अगर तीन है तो तीन टर्म्स को क्या लेते हैं, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, है ना। तो तीन जब टर्म्स होती है तो हम ये लेते हैं। हमने कहा let the three angles in AP be a minus d, a और a प्लस डी, a माइनस डी, a और a प्लस डी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन्होंने बोला है द लीस्ट बीइंग हाफ द ग्रेटेस्ट। जो सबसे छोटा एंगल है वो सबसे बड़े वाले का हाफ है। गिवन a minus d is half of a plus d, ये दे रखा है। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये दे रखी है, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। और एक होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी में ये होगा कि जो भी हमारे एंगल होते हैं ट्रायंगल के, उन तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। a minus d plus a plus d is equal to 180 डिग्री। माइनस डी और प्लस डी कट गया तो ये हो गया a is equal to 180। तो a की वैल्यू तो आ गई बेटा 60 डिग्री, मतलब जो बीच वाला एंगल है वो तो 60 डिग्री आ गया। अब जो ये कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन की हेल्प से हम a की वैल्यू निकालेंगे तो b की वैल्यू भी निकाल लेंगे। बस put this value in equation 1।
दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो ये है a minus d, मतलब 60 minus d is equal to half into 60 plus d, 2 को इधर ले आओ, 120 minus 2d is equal to 60 plus d, इसको इधर ले आओ, minus 2d minus d, 60 minus 120 minus 3d is equal to minus 60, माइनस से माइनस कर दिया, ये 20 हो गया, d is equal to 20। अब अपने आप बता देना फर्स्ट एंगल क्या है, a minus d, यानी कि 60 minus 20, पहला एंगल 40, दूसरा एंगल 60, तीसरा एंगल 80, ठीक है, तीनों को ऐड करोगे 180 आ जाएगा। मैं जो आपको इम्पोर्टेंट बताने वाला था बात,